मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है सजा। तो 36 साल पुराने शस्त्र के फर्जी लाइसेंस के मामले से जुड़ा हुआ यह मामला है और डीएमएसपी के फर्जी हस्ताक्षर करके लाइसेंस लिया था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही। 36 साल पुराने शस्त्र के फर्जी लाइसेंस से जुड़ा यह मामला है। इसमें मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। डीएम और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर करके ये शस्त्र लाइसेंस लिया गया था और जिसमें अब ये कार्रवाई हुई है और मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो पहले से ही आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है मुख्तार अंसारी और अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी मुख्तार अंसारी को और अब एक बार फिर से मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 36 साल पुराने मामले में सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी बाहुबलियों पर किस तरीके से नकेल कसने की कवायद शासन, प्रशासन और अदालत की जा रही है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। किस तरीके से एक फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 36 साल पुराना यह फर्जी शस्त्र लाइसेंस का मामला है जिसमें सजा सुनाई गई। की सजा सुनाई गई है और आपको याद होगा उस दौरान जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और सही पैरवी की ये परिणाम जो है वो सामने देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात अपराधियों को सजा हो रही है और दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा जो है वो मुख्तार अंसारी को हुई है। इससे पहले अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी आजीवन कारावास झेल रहा है और दूसरी बार मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एक 36 साल पुराना फर्जी शस्त्र लाइसेंस का मामला है जिसमें मुख्तार को दोषी पाया गया। कल अदालत ने दोषी साबित किया था और उसके बाद अब आज इस मामले में सजा सुनाई गई है। तो मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो एक के बाद एक तमाम जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है और न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में जो भी इस तरीके के माफिया हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। और जो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंचों से करते हैं उसका उदाहरण साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो जो भी माफिया हैं, चाहे वो पहले उन्होंने अपराध किया हो या फिलहाल अभी कर रहे हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली जिनके पिछली सरकारों में तूती बोला करती थी, इनकी मर्जी के बगैर उनके लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में पत्ता भी नहीं हिलता था, आज वो किस तरीके से जेल में बने हुए हैं और जेल की चक्की पीसते हुए नजर आ रहे हैं। मानवेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, मुख्तार अंसारी को दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्तार अंसारी के गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि इस तरह के तमाम मामलों में मुख्तार अंसारी को लगातार जो है वो सजाएं हो रही हैं और अपील भी मुख्तार अंसारी की तरफ से फाइल की जा रही है। हाईकोर्ट की अगर हम बात करें, हाईकोर्ट में तमाम अपील भी पेंडिंग है। लेकिन जिस तरह से प्रोसिक्यूशन की अगर बात करें तो जो अभियोजन है उसको सरकार ने मजबूत बनाने का काम किया है। उसको अभियोजन की तरफ से जो पैरवी की जाती है या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो पैरवी की जाती है, जो गवाही होती है, उसका गवाहों का परीक्षण होता है, उसमें थोड़ा सा
वो जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा और तेज किया है सरकार ने, उसमें मजबूती आई है, जिसके चलते इस तरह से तमाम मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हो रही है। और मुख्तार अंसारी को ये पहले ऐसा मामला नहीं है जिसमें सजा हुई है। कई मामलों में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास, 10 साल की सजा, 4 साल की सजा, इस तरह की सजाएं पहले भी हो चुकी हैं। तो मुख्तार अंसारी के लिए जो ये समय है, अगर हम बात करें बीते कुछ सालों में लगातार जो तमाम मामले हैं वो उनका ट्रायल पूरा हो जा रहा है और उनमें सजा भी हो जा रही है। तो ये सरकार का जो एक अभियान था, एक सरकार की तरफ से पहल की गई कि अभियोजन को मजबूत बना करके जो बड़े अपराधी हैं उनके मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए, और उसी का ये परिणाम है कि मुख्तार अंसारी को सजा हुई है। और जिस तरह से दर्जनों मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ हैं, वो सारे मामले लटके रहते थे, गवाह जो है वो कोर्ट तक नहीं पहुंचते थे, पैरवी नहीं हो पाती थी। जो पुलिस की जांच अधिकारी होते थे वो भी एक तरह से मामले को लिंगर करते थे, लटका देते थे। क्योंकि मनविंद्र, हम कह सकते हैं कि जो भी ऐसे अपराधी जो कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और उनको लेकर जो एमपी एमएलए कोर्ट जैसी फास्ट ट्रैक अदालत जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और प्रशासन भी लगातार जो है वो कार्रवाई कर रहा है, वहीं हम बात करें सरकार जिस तरीके से पैरवी कर रही है इन तमाम अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, उसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से जल्दी इन मामलों में सुनवाई हो पा रही है और फैसले आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा था प्रयागराज में अतीक अहमद को भी सजा हुई थी। हालांकि बाद में अतीक और अशरफ की हत्या हो गई, तो अतीक अहमद को भी जो है उमेश पाल के अपहरण के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। तो जो एमपी एमएलए कोर्ट गठित किया गया है वो उससे निश्चित तौर पर जो इस तरह के मामले हैं, जो माफिया अपराधी जो विधायक और सांसद हुए हैं उनके खिलाफ जो मामले, उनको तय करने में आसानी हो रही है और समय कम लग रहा है, क्योंकि एक तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि सरकार की इच्छा शक्ति, जो लीडरशिप है गवर्नमेंट में, उसकी इच्छा शक्ति कितनी है, और उसी के आधार पर जो ये पूरा विभाग है, चाहे पुलिस की बात कर ले, अभियोजन की बात कर ले, उस पर उसकी छाप देखने को मिलती है। तो उसी के चलते जो तमाम मामले हैं इनमें तेजी आई है और लगातार जो तमाम ऐसे अपराधी हैं जिनको सजाओं का ऐलान हो रहा है, चाहे वो अतीक अहमद की बात कर ले, मुख्तार अंसारी की बात कर ले, और ऐसे तमाम माफियाओं को लगातार जो है वो सजाएं हो रही हैं। तो ये सिलसिला यहीं पर थमने वाला नहीं है, और भी तमाम ऐसे मामले लंबित हैं जिनमें जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उसके बाद उनको सजा का ऐलान हुआ है। तो अगर हम बात करें तो आज ही इलाहाबाद में जो अतीक अहमद का बेटा है अली, उसको पेश किया गया था। कई मामलों में उसकी पेशी भी हुई है और भी जो मामले हैं उसमें भी पेशी बाकी है माफ कीजिएगा। तो लगातार इस तरह के मामले जो हैं उनमें पेशी के बाद जो अपराधी हैं उनको सजा का ऐलान हो रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। मानवेंद्र, सुशांत हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, अगर हम बात करें जिस तरीके से अब मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, दूसरी बार उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, ऐसे में ये माना जाए कि अब ताउम्र उनको अंतिम सांस तक जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी बार उनको सजा हुई, एक तो अवधेश राय हत्याकांड में और दूसरी आज जो उनको सजा सुनाई गई है। इसमें विधि के जो जानकार हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्या अब आगे की रणनीति होगी इनके वकील की, और क्या कुछ इसमें रियायत भी संभव है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये वही एमपी एमएलए कोर्ट था जहां पर अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, और अब फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस बनाने और रखने पर जो जुर्म साबित हुआ है उस पर भी मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अब अगर बात की जाए कानूनी पहलू की, तो जाहिर सी बात है लोअर कोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं होते तो अपर कोर्ट में जाने का ये भारतीय संविधान सभी को मौका देता है। तो अब मुख्तार अंसारी के वकील आज सुबह से ही कह रहे थे कि अगर उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि जब दोषी करार दे दिया गया है मुख्तार अंसारी को, तो सजा होना पूरी तरीके से तय था। और अब ऐसे में मुख्तार अंसारी को जो हाईकोर्ट जाना होगा, और दूसरी तरफ जो सबूत, जो तथ्य कहते हैं, वो तथ्य ये कहते हैं कि हाईकोर्ट में भी जो ये स्टैंड करने वाला केस नहीं है। हमारे साथ नित्यानंद राय जी है। नित्यानंद जी, जैसा कानूनी पहलू ये बताइए कि अब मुख्तार अंसारी के पास क्या विकल्प बचते हैं, पहली बात, और दूसरी बात, दो बार आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, 20 सालों से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है,
तो अब क्या अंतिम सांस तक मुख्तार अंसारी के जेल से बाहर निकलने के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं? लगभग बंद हो चुके हैं। देखिए, शासन जेल मैनुअल के अनुसार कोई भी सजा याफ्ता कैदी के सजा को कमतर करने के लिए नेक चलनी पे उस पे जैसे कि आपने देखा होगा कि राजीव गांधी हत्याकांड में तमाम 302 के मुलजिम अपने सजा के पहले भी शासन ने उनको छोड़ा है, लेकिन उसकी रिपोर्ट आती है, तमाम बातें होती हैं, उस पर रिपोर्ट बनती है, तब जाके वो डिसीजन होता है। चूंकि ये हैबिचुअल ऑफेंडर रहे हैं, 7 मामलों में इनको ऑलरेडी सजा हो चुकी है, ये 8वां मामला है। और जैसा अभी सरकारी जो वकील थे विनय सिंह, उन्होंने बताया कि इनकी 20 मामले में अभी ट्रायल और चल रहे हैं, तो 20 मामले अभी और हैं, 8 मामलों में सजा हो चुकी है, तो अभी एक लंबा निर्णय आना बाकी है। तो इस बात की संभावनाएं दिन प्रतिदिन, एक सामान्य नागरिक होने के नाते आप भी गेस कर सकते हैं, हम भी गेस कर रहे हैं कि इनको अब बाहर, जेल से बाहर आने के जो चांसेस हैं वो कमतर होते जा रहे हैं। आजीवन कारावास, मतलब आजीवन कारावास, उनको सारी जिंदगी जेल में ही बितानी होगी, ऐसा मेरा पूरा मानना है। और कोई भी सरकार इनको किसी इस सजा के लेवल पे किसी भी प्रकार की रेमेडी नहीं देने जाएगी, न देगी। ऐसा जो सरकार का रुख है वो भी चल रहा है, तो इनको आजीवन जेल में ही रहना होगा। बात की जाए, आप शासन की बात कर रहे थे, पर ये उनके लिए होता है जिनके ऊपर एक मुकदमा हो, पर इनके ऊपर तो मुकदमों की बौछार है, पेशेवर अपराधी है ये। 8 मुकदमों में सजा हो चुकी है, जैसा क्या बता रहे हैं, 20 मुकदमे अभी ऑन द वे हैं, ट्रायल चल रहा है उनका। तो ऐसे में सारे दरवाजे अब तो बिल्कुल बंद होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यही जो चीजें हैं वो हाईकोर्ट में भी जाएंगी और यही तथ्य रहेंगे, सबूत रहेंगे। तो हाईकोर्ट से भी कोई राहत पाने की जो उम्मीद की जाए, हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, मगर उम्मीद की जाए वो बिल्कुल खत्म से दिखती है। देखिए, ऐसा है, हम भी कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या करेगी, हर केस का जो नॉर्म्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इस पत्रावली में साक्ष्य, चूंकि 10 गवाह, जब थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जो 51 पेज का जजमेंट है, उसमें जो 10 गवाह प्रोसिक्यूशन ने प्रस्तुत किए वो किस लेवल के हैं, उसमें आलोक रंजन देन डीएम, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी यूपी बने, जो दूसरे हैं देवराज नागर, जो देन एसपी थे, वो बाद में डीजीपी यूपी बने, जो जगन मैथ्यू, जो देन डीएम गाजीपुर थे, जिन्होंने जांच का आदेश दिया था, वो भी सीनियर पोस्ट पे रहे उत्तर प्रदेश शासन में। कहने का तात्पर्य मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 10 गवाह जो गुजरे हैं वो बहुत ही इंटैक्ट गवाही दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में इस बात का कंफर्मेशन आया है कि जो सिग्नेचर जो आर्म्स लाइसेंस पे देवनागर आलोक रंजन जी का होना चाहिए, जो संस्तुति देवराज नागर की बताई जा रही है, जो देवराज नागर की जो सिग्नेचर होते वो उनके ओरिजिनल सिग्नेचर से टैली नहीं कर रहा है। तो ये जो जजमेंट आया है सपोर्टेड बाय साइंटिफिक एविडेंस, मतलब विधि विज्ञान प्रयोगशाला से भी हस्ताक्षर का जो मिलान हुआ है वो मतलब सही नहीं पाया गया है, वो फर्जी पाया गया है। तो ये जब आगे जब चीजें जाएंगी तो निश्चित रूप से उनके वकील इन चीजों को पढ़ेंगे, और जहां इतना कंक्रीट एविडेंस है तो डिफेंस को मतलब अपने आर्गुमेंट करने का, अपने मुलजिम को